हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। ये एक बच्चे का केस था जो मैंने प्रेजेंट किया है। ये 10 महीने का बच्चा है। इसको फेस पे मल्टीपल ब्राउन स्पॉट थे, है ना। तो ये कई महीनों से उसको प्रॉब्लम चल रही थी, तो किसी मेरे फ्रेंड ने मेरे पास इसको रेफ़र किया। तो इसके पेरेंट्स के साथ ये बच्चा आया और मैंने कहा कि बच्चे को यहाँ टेबल पे छोड़ दो। तो टेबल पे उस बच्चे को बैठा दिया। तो उसकी माँ ने जैसे ही नरेशन शुरू किया इस बच्चे के बारे में, तो मैंने उनको स्टॉप किया और मैंने कहा जस्ट इसको बैठा दो आप टेबल के ऊपर और छोड़ दो, है ना। तो मैं उससे जस्ट वो बैठा रहा और मैंने उसको दूर से देखना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो थोड़ा सा जैसे कि रोना शुरू कर दिया उसने। थोड़ी देर उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट वो उसने रोना शुरू कर दिया। तो ये एक जनरली और उसकी मदर ने बताया कि अभी कुछ दिनों से इसको ये प्रॉब्लम चल रहा है कि एब्डोमेन पेन हो रहा है और टच करने से भी छूने नहीं देता है। पूरे टाइम गोदी गोदी में रह रहा है। गोदी में रहता है तो ठीक रहता है और गोदी मम्मा मम्मा करता रहता है ना। तो ये इतना छोटा सा पेशेंट का पेशेंट का जो डाटा था उसकी मदर ने दिया, और ये पेशेंट का जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि पेशेंट कैसे वीप कर रहा है। तो जनरली ये बहुत कॉमन है चिल्ड्रंस में, बट ये इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस में और हमारे लिए जो हम प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो इस केस को मैं एनालिसिस करके बताता हूँ आपको कि है क्या ये यहाँ पे। जैसे ये बच्चा है, जैसे ही मैंने उसको उसकी तरफ देखना शुरू किया और वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने। और तो ये जो एक्शन और रिएक्शन और रिएक्ट कैसे कर रहा है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और ये सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही समझेगा। तो उस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको देखा उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने देखा तो उसके साथ क्या हुआ होगा आप समझिए। 10 महीने का बच्चा है, तो हम बहुत सारी यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि फियर इंजरी हुआ होगा, फियर इंजेक्शन हुआ होगा, फियर स्ट्रेंजर्स हुआ होगा। तो बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं यहाँ पे। बट आप समझिए कि यदि कोई बच्चा 10 महीने का है तो उसको इंजरी का कुछ खास आइडिया नहीं है। स्ट्रेंजर्स का ज़रूर आइडिया है। तो हम स्ट्रेंजर्स का रूब्रिक ले सकते हैं कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, राइट। फियर ऑफ अप्रोच्ड बीइंग एग्रावेट, है ना। तो ये थोड़ा बड़े बड़े रूब्रिक हैं जिनके साथ टोटलिटी मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेडिसिन उसमें भी होगी, लेकिन अब आप देखिए कि ये जो अनसर्टेन चीज़ें हैं उस पर हम उतना फोकस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक सिंपल रूब्रिक के बारे में सोचें कि सबसे पहले यदि हमारे पास बच्चा आया और रोना स्टार्ट कर दिया, तो जनरली क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ। सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा स्ट्रेंजर्स के सामने, पब्लिक के सामने बैठा हुआ है, तो सिंपल सी बात है वो डरेगा, है ना। तो डर गया, समझिए आप कि वो डर गया। अब डर गया और डर से क्या रिएक्शन आता है बच्चे का कि वो बच्चा रोने लगा, राइट। तो जब बच्चा रोने लगा तो ये एक रूब्रिक कंफर्म हो गया। रूब्रिक क्या बनता है, वीपिंग फियर फ्रॉम, है ना। उसमें 2-4 मेडिसिन के साथ एक मेडिसिन है वो है पल्सिटिला, वो भी कंप्लीट रिपर्टरी में 3 मार्क में है। और दूसरा रूब्रिक हुआ कि अब वो रिएक्ट कैसे करता है, वीपिंग, और किस स्टाइल में करता है। वो जो उसका स्टाइल है ना, वीपिंग जो स्टाइल है उसका है वो पिटुअस वीपिंग। तो अब हम यदि ये सिर्फ 2 ही रूब्रिक लगाते हैं तो हमारी मेडिसिन कंफर्म हो जाती है पल्सिटिला। अब इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग ले लो आप, है ना, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड ले लो। तो ये सब मिला जुला कर वो पल्सिटिला मेडिसिन का ही बच्चा था, राइट। तो हमने पल्सिटिला मेडिसिन उसको 30 का 3 डोज दिया। उसके बाद पेशेंट नहीं आया मेरे पास, ठीक है। अब पेशेंट 2 महीने बाद आता है, मेडिसिन देने के 2 महीने बाद आता है। और वो किस कंप्लेंट के लिए आता है, वो कंप्लेंट होती है उसकी डायरिया। अब वो डायरिया लेके आता है तो उसको डायरिया बहुत टाइम से, 2 दिन से डायरिया हो रहा है। किसी हुआ क्या था, उसको थोड़ा कोल्ड एंड कफ था। उस कोल्ड एंड कफ के लिए वो बच्चा कोल्ड एंड कफ के लिए उसको कुछ किसी लोकल डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स दी। कौन सा, एमोक्सिक्लेव। तो जनरली एमोक्सिक्लेव से ये डायरिया हो जाता है ना। तो
अब मदर आती है उसको कि डायरिया बंद नहीं हो रहा, तो उसी डॉक्टर के पास चलते हैं जिसने ये इसके ये ब्राउन स्पॉट ठीक किए। तो वो 2 महीने बाद आते, तब मैंने उसका ये पिक्चर लिया था, फॉलोअप था, तो तब उसके पूरे ब्राउन स्पॉट गायब हो गए थे। अब यहाँ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वापस पेशेंट आता है मेरे पास, तो अब वो डायरिया के लिए आता है। तो डायरिया के टाइम पे पेशेंट मदर ने बताया कि ये चिड़चिड़ हो गया है, मम्मा मम्मा करता रहता है, पूरे टाइम मम्मा को ही पकड़ के रखता है, ठीक है, और रोता रहता है पूरे टाइम, एकदम सुस्त हो गया है। तो यहाँ पे अब फिर से एक टोटलिटी मैंने बनाई, तो फाइनली वही मेडिसिन आती है उसकी, पल्सिटिला, कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड क्लिंगिंग मदर्स टू इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग वीपिंग चिल्ड्रन इन, ये सब मिला के उसको वापस मैंने पल्सिटिला 30 का एक वापस डोज दिया उसको, ठीक है। अब समझिए 30 का डोज कैसे दिया मैंने उसको, पानी में डिजॉल्व करके दिया, जो लास्ट टाइम भी मैंने दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हाउ टू मॉडिफाई डोज इज़ इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू मॉडिफाई पोटेंसी, और हमारे पास बहुत सिंपल टूल है कि किसी भी पोटेंसी को हाउ टू मॉडिफाई, है ना। तो हम ये जो वाटर जो है एक मीडियम है हमारे पास, उसके थ्रू हम पोटेंसी को इधर से उधर कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल टूल है और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और वेरी इफ़ेक्टिव है, और जो मेडिसिन को एक अलग लेवल पे ले जा करके उसके अलग ढंग से काम करने को तैयार करता है। तो आप ये समझिए कि मैंने उस टाइम पे भी उसको लिक्विड डोज में ही दिया था, डायरेक्ट टंग पर नहीं दिया था, और इस टाइम पे भी मैंने उसको लिक्विड डोज दिया। तो जैसे ही मैंने एक डोज दिया उसको, तो नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट की मदर ने बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मतलब रात से लेके मॉर्निंग तक उसका स्टूल नहीं हुआ, पर मॉर्निंग वो वापस फिर शुरू हो गया। मैंने कहा वापस डोज रिपीट करो, तो वापस पेशेंट की मदर जो वापस डोज रिपीट करती है, पर उससे कोई चेंज नहीं होता। अब मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मैं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं थोड़ा सा स्ट्रोमोनियम की तरफ चला गया। स्ट्रोमोनियम मेडिसिन दिलवाई और उसको बेंजोइक एसिड भी दिलवाई, क्योंकि ये पेशेंट की मदर ने ये बताया कि ये बच्चा पूरे टाइम गोदी गोदी पे रह रहा है, नीचे लेटना ही नहीं चाहता, नीचे लेटता है तो रोने लगता है, ऊपर गोदी में उठाओ तो आराम हो जाता है, उसको चिड़चिड़ करना बंद कर देता है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट मेडिसिन वाज अगेन पल्सिटिला, क्योंकि वो पल्सिटिला का ही बच्चा है, क्योंकि बोरेक्स ने फिर वो जितने भी इधर उधर में, क्योंकि वो 30 पोटेंसी की जो डोज थी उसने बराबर से उसको काम नहीं किया, तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरी मेडिसिन सोचने लगा। अब क्या होता है कि जब वो 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ मैंने वापस ट्राई कर ली थोड़ी थोड़ी देर में, जब उससे काम नहीं हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि पल्सिटिला 200 का आप डोज लेके आओ। पल्सिटिला 200 का डोज देने के बाद डायरेक्ट डोज दिया उसको ग्लोब्यूल फॉर्म में, तो पल्सिटिला का बच्चा था वो काफ़ी बेटर हो गया, दस्त बेटर हो गए, पर पल्सिटिला का जो उसका डलनेस है, उसका जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था, उसका चिड़चिड़ इम्प्रूव नहीं हो रहा था, और मदर को ही पकड़े हुए था, खेल नहीं रहा था बच्चा, ठीक है। अब 200 को क्या करता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, लेकिन पेशेंट की मदर ने बताया कि उसका एकदम डायरिया काफ़ी बेटर हो गया है, पर बच्चा जनरल डायरिया तो कर रहा है लेकिन बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा कि उसको अब आधा कप पानी में उसकी 6 गोली डाल के उसको डिज़ोल्व करके 10 बार स्टेयर करके उसको स्ट्रांगली स्टेयर करो और वो 2 चम्मच पिला दो। वो एक सिंगल डोज देने के बाद पेशेंट कंप्लीटली इम्प्रूव हो जाता है, और पेशेंट थोड़ी देर बाद बराबर से खेलने लगता है, उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बंद हो जाता है, तो और टोटली रिकवर्ड हो जाता है। तो ये जो आगे का जो पार्ट बता रहा था मैं, डायरिया और डायरिया के बाद जो पोटेंसी रिपीटिशन, और वहाँ पे जो मैं मिस कर गया कि और डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मुझे शायद दूसरा मेडिसिन सोचना चाहिए, तो मस्ट ट्राई डिफरेंट पोटेंसीज। थैंक यू, ये इतना छोटा सा केस था। थैंक यू।